ACF, जैसा कि आप सभी जानते हैं ACF का जो नोटिफिकेशन आ चुका है ना, तो उसमें साइंस एंड टेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो साइंस एंड टेक, हालांकि उसका सिलेबस जो नोटिफिकेशन में आया बहुत छोटा है, बट हमको उसको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अंदर से आते हैं। तो साइंस एंड टेक में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो साइंस एंड टेक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक के बारे में जानकारी लेने के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी क्या होता है इसके बारे में जानने के बाद हम जानेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी नेशनल पॉलिसीज़ हैं वो क्या क्या है, उस नेशनल पॉलिसी का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है, अभी वर्तमान में कौन सी नेशनल पॉलिसीज़ चल रही हैं। तो इस तरीके से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ACF में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं साइंस, या फिर इसको हम बोलेंगे विज्ञान। विज्ञान जो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द साइंटिया, लैटिन भाषा का शब्द साइंटिया से बना है, साइंटिया। ठीक है, इस साइंटिया का मतलब होता है जानना। ठीक, तो विज्ञान जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा साइंटिया से बना है जिसका अर्थ होता है जानना, है ना। अब विज्ञान है क्या, अगर हम देखें विज्ञान के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो विज्ञान क्या है, तो किसी भी वस्तु का, है ना, ये ऐसा बोलना चाहिए कि किसी भी विषय का, ठीक है, एक विषय ले लिया जाए यहाँ पे, किसी भी विषय का प्रयोगात्मक अध्ययन, या प्रयोगात्मक ना बोल के ऐसा बोला जाए कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे या प्रायोगिक विश्लेषण करेंगे, तो किसी भी विषय का प्रायोगिक विश्लेषण, ठीक है, किसी विषय का प्रायोगिक विश्लेषण करने पर प्राप्त क्रमबद्ध, ठीक है, किसी भी विषय का प्रायोगिक विश्लेषण करने पर प्राप्त क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित, प्राप्त क्रमबद्ध, सुसंगठित व सुव्यवस्थित ज्ञान ही है विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान क्या है, किसी विषय का प्रायोगिक विश्लेषण करने पर प्राप्त क्रमबद्ध, सुसंगठित व सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। ठीक है, तो विज्ञान में हम प्रायोगिक विश्लेषण करेंगे और उसकी जो भी नॉलेज हमको मिलेगी, जो भी उससे नॉलेज को मिलती है उसको हम बोलते हैं साइंस। ठीक है, तो ऐसा बोला जाएगा, तो द वेल ऑर्गेनाइज्ड, द वेल रीअरेंज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नोन एज साइंस। ठीक है, वेल अरेंज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नोन एज साइंस। ठीक, अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसको हम साइंस इन एक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, साइंस इन एक्शन। अब क्यों बोलते हैं साइंस इन एक्शन, इसके पीछे कारण है। टेक्नोलॉजी जो वर्ड है या प्रौद्योगिकी जो वर्ड है, इसका मतलब है विज्ञान जो हमने पढ़ा है, ठीक है, जो भी हमने विज्ञान पढ़ा है, विज्ञान का जीवन की जरूरतों, विज्ञान का जीवन की जरूरतों के लिए उपयोग, ठीक है, जो भी हम विज्ञान पढ़ रहे हैं उस विज्ञान का जीवन की जरूरतों के लिए जो हम उपयोग कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे टेक्नोलॉजी। ठीक, तो इसको साइंस इन एक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी का। हमारा जो भारत देश है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुका है ना। अभी बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे हम बहुत सारे रोगों का इलाज कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, नई नई दवाइयाँ बना सकते हैं। मतलब साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अभी जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ये भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। या फिर हम बात करें कि ये जो सेक्टर है साइंस और टेक्नोलॉजी का, ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो गया, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ना।
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इसके बारे में अब क्या क्या जानेंगे वो देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विज्ञान कुछ नियमों पर आधारित होता है ना। और इन नियमों का प्रतिपादन करते हैं कौन? वैज्ञानिक। ठीक, ये वैज्ञानिक जिन नियमों का प्रतिपादन करते हैं, जब हम इन नियमों को अनुप्रयोगों में लाएंगे, जब हम इसका यूज़ एज एप्लीकेशन हम इनका यूज़ करेंगे, है ना, तब वो हो जाएगा टर्म टेक्नोलॉजी। तो उसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि भारत में आदिकाल से ही बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की। ठीक है, तो कुछ भारत में विज्ञान के विभिन्न चरण हम देख लेते हैं कि भारतीय विज्ञान जो है वो किस चरणबद्ध तरीके से वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है। तो भारतीय विज्ञान के विभिन्न चरण को समझने के लिए सबसे पहले हम इसे 3 चरणों में विभाजित कर देते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ठीक है, अब प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में सबसे पहले हम खगोल विज्ञान देखते हैं। खगोल विज्ञान शास्त्री में एक हो गया आर्यभट्ट और दूसरे हो गए वराहमिहिर। ये दोनों ही खगोल विज्ञान शास्त्री थे। आर्यभट्ट, इनका जो ग्रंथ था इसका नाम था आर्यभट्टियम, और वराहमिहिर इनका जो ग्रंथ था उनका नाम था वृहत संहिता। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत अच्छे खगोल शास्त्री थे आदिकाल से। ठीक है, आर्यभट्ट जो है इनका नाम है, इनके जो ग्रंथ हैं वो है आर्यभट्टियम, और वराहमिहिर की जो ग्रंथ है वो है वृहत संहिता। ठीक है, अब आर्यभट्टियम जो इन्होंने, आर्यभट्ट ने जो अपने ग्रंथ लिखा है आर्यभट्टियम, इसमें इन्होंने नक्षत्रों के बारे में बताया है। ठीक है, और वराहमिहिर ने जो वृहत संहिता में ये बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक, उसके बाद हम गणितज्ञ देखते हैं। तो हमारे भारत के गणितज्ञ हैं बोधयान, जिनका नाम है, इन्होंने पाई के मान की गणना की थी। ठीक है, सर्वप्रथम पाई का मान बताया था। ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो ज्योतिष विज्ञान में ब्रह्मगुप्त, जो कि ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ एक गणितज्ञ भी थे, और सर्वप्रथम गणित का ज्योतिष विज्ञान में उपयोग ब्रह्मगुप्त ने किया। फिर हम देखते हैं औषध विज्ञान, इनको तो सभी जानते होंगे, चरक, इनकी जो ग्रंथ थी वो थी चरक संहिता। आयुर्वेदाचार्य थी, औषध विज्ञान के जनक। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत, इनके जो ग्रंथ है वो थे सुश्रुत संहिता। इन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में उसमें बताया। ठीक है, तो ये कुछ प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक थे। इसमें कुछ और वैज्ञानिक हैं जैसे कि महर्षि कणाद, इन्होंने परमाणुवाद को बताया। परमाणुवाद, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि परमाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। लेकिन डाल्टन ने जब परमाणु के बारे में बताया उसके 2500 साल पहले ही महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में वर्णन कर दिया था। ठीक है, परमाणु के बारे में बता दिया था, परमाणु शब्द को इजाद कर दिया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं नागार्जुन। ये जो नागार्जुन हैं, इन्होंने सोने के जैसे चमकीली एक धातु बनाई थी। ठीक है, सोना नहीं बनाया था, सोने के जैसे एक चमकीली धातु बनाई थी। ठीक है, तो ये जो सोने के जैसे चमकीली धातु बनाने की जो इनकी विधि थी उसका उपयोग आज भी किया जाता है। जो नकली गहने बनते हैं ना, वो नागार्जुन ने जो विधि बताई थी, सोने के जैसे चमकीली धातु इन्होंने बनाई थी, उस कारण उसी विधि से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक हो गए। अब हम देखते हैं मध्यकालीन। ठीक है, प्राचीन भारतीय में ये हो गया। अब हम देखते हैं मध्यकालीन। मध्यकालीन में हमें पता है कि मध्यकाल में मुगलों का शासन था। बहुत सारे राजा महाराजा और शासक हमारे भारत देश में आ गए थे। तो मध्यकाल में विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का उतना लेखा जोखा तो नहीं मिलता, परंतु कुछ उदाहरण या कुछ नमूने कहा जाए ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि उस समय, मध्यकालीन समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस लेवल पे थी। जैसे कि ताजमहल का निर्माण और ताजमहल में उकेरी गई आकृतियां लगभग एक जैसी हैं। ठीक है, ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। उसके बाद शेर शाह सूरी ने बनाया था जीटी रोड। तो उस समय रोड का भी विकास हो गया था, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था इन्होंने, तो रोड का भी विकास हो गया था। तो मध्यकालीन भारत में भी ताजमहल और जीटी रोड जैसे कुछ ऐसी कलाकृतियां हैं जो कि ये बताती है कि उस समय में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी चरम पर थी। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में विज्ञान जो है
वो भारत, आधुनिक भारत में विज्ञान जो आया है वो आया है ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित होने के बाद। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आधुनिक भारत में विज्ञान किस प्रकार आया और ये कहाँ तक पहुँचा। जैसे कि हम जानते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा जो वैज्ञानिक ढांचा था, वैज्ञानिक या फिर बोल दिया जाए प्रौद्योगिकी ढांचा था, जो वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। हमारा जो देश था भारत, वो अन्य देशों पर निर्भर था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो भारत ने स्वयं को कुछ दशकों में इतना आत्मनिर्भर बना लिया है ना, कि भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो गई है। ठीक है, तो आधुनिक भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हम देख रहे हैं तो भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अनुसंधान प्रयोगशाला ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं वो देख लिया जाए एक बार, या कुछ अनुसंधान प्रयोगशाला जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर रिसर्च। दूसरा है ICAR, इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर है ICMR जो है ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिर हम देखते हैं DRDO सब नाम तो सबने सुना ही रखा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर है DST का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर है DSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, फिर हम देखते हैं DAE का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक, फिर होता है DBT, इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ, BT का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी। और फिर लास्ट है DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ऐसे कुछ अनुसंधान प्रयोगशाला हैं जिन्होंने भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, ये जो DOS है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसके अंदर से लास्ट ईयर मतलब 2017 के ACF में क्वेश्चन आया था इसरो के बारे में। इसरो को वर्तमान में DOS के अंदर ही रखा गया है। तो हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र, उसकी स्थापना, वो उसमें कुछ विशेष पूछे गए प्रश्न जो कि ACF में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इससे ACF में क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 और 2017 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुसंधान केंद्र देखेंगे CSIR का फुल फॉर्म हमको मैंने इसके पहले बताया था, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मैंने इसमें एग्रीकल्चर बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्थापना 1942 में हुई थी। इसके जो खोजकर्ता थे, जो फाउंडर थे CSIR के, वो थे शांति स्वरूप भटनागर व रामास्वामी मुदलियार। ठीक है, इनके जो फाउंडर थे वो थे शांति स्वरूप भटनागर व रामास्वामी मुदलियार। ये क्वेश्चन CSIR से ACF में पूछा गया 2017 में, और वो ये पूछा गया कि CSIR के अध्यक्ष कौन हैं। तो याद रखना, CSIR के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में CSIR के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, है ना, तो इसकी जो स्थापना है 1929 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और ये ICAR जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके जो डायरेक्टर है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, इसके बाद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे 2 सन लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 1911 और एक लिखा है 1949। तो याद रखना 1911 में ये सबसे पहले IRFA के नाम से बना था। IRFA का नाम है इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन 1911। और 1949 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके जो डायरेक्टर हैं, जो प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर बलराम भार्गव। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर बलराम भार्गव। DRDO 1958 में बना, और इसके जो चेयरमैन है वो हैं G सतीश रेड्डी। तो ये DRDO भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखते हैं DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 1971 में इसकी स्थापना हुई, और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं DSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सबसे पहले में लिखा है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
और ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1985 में हुई। ये भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये 1986 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, ये भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का हिस्सा है। फिर देखते हैं डीएई, बहुत इंपॉर्टेंट है डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसकी स्थापना 1954 में हुई और यह प्रधानमंत्री, इसका जो प्रभार होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पास होता है। इसके जो सेक्रेटरी हैं वर्तमान में वो हैं डॉक्टर के.एन. व्यास। ठीक, उसके बाद लास्ट हम देखेंगे डीओएस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष के बारे में। तो ये 1972 में इसकी स्थापना हुई। ये क्वेश्चन एसीएफ में पूछा गया था। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। 2016 का क्वेश्चन है ये, 2016 एसीएफ का। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और जब 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना तब इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत रख दिया गया। इसरो का 2017 में एक और क्वेश्चन आया था जिसमें कथन दिए हुए थे इसरो के बारे में। तो उसमें एक कथन ये था कि इसरो के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो उसमें उस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसरो की स्थापना जो है, स्थापना से रिलेटेड जो कथन था वो गलत था। तो अगर हमको स्थापना याद रहेगा, क्योंकि स्थापना से कंटिन्यू 2 साल क्वेश्चन आए हैं, है ना, तो इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, तो इस पूरे चार्ट से 2 क्वेश्चन, एक CSIR से आया है और एक इसरो में आया है। जैसा कि आपने एसीएफ का सिलेबस देखा है, एसीएफ के सिलेबस के अंदर ये सारी डिटेल नहीं है, उसमें सीधा पॉलिसी से स्टार्ट कर दिया है। बट ये सारी चीज़ें पढ़ना भी एसेंशियल है क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे भारत की विज्ञान नीति और भारत की विज्ञान नीति से संबंधित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति संबंधित जितने भी नए नए परिवर्तन उसमें हुए हैं उसका हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना है।